नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। जब से 2023 के तमाम चुनाव हुए हैं, विधानसभा चुनाव हुए हैं, तभी से ईवीएम को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। चाहे वो विपक्ष हो या फिर आम जनता हो, लगातार सवाल खड़े कर रही है और खासकर मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर तो जो संशय है वो बनी हुई है और इसी को लेकर लगातार प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं और चुनाव आयोग से मिलने की मांग भी कर रहा है इंडिया गठबंधन कि चुनाव आयोग से मिलेगा या फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ये तो फिलहाल देखने वाली बात होगी, लेकिन इस समय हजारों वकील जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं। जी हाँ, लगातार जिस तरह से हम सवाल भी उठा रहे थे और ये भी सुनने में आ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट कुछ फैसला देगा, ऐसे में एक वीडियो जो है वो काफी ज्यादा आज सोशल मीडिया पर वायरल है कि हजारों जो वकील है उस काफी संख्या में है और एक वकील जो है उनका नाम है भानु प्रताप और वो जो है मंच पर खड़े होकर भाषण दे रहे हैं और तमाम वकील जो है उनके सामने बैठे भी हुए हैं और वो सामने से कह रहे हैं कि अगर 2024 में ईवीएम ना हो तो अगर मोदी जी को भी मेरे सामने खड़ा कर दो तो वो भी नहीं जीत पाएंगे। हालांकि ये सब तो सिर्फ बातें होती हैं, लेकिन असल में बात सिर्फ ईवीएम को लेकर है कि ईवीएम आखिर क्यों नहीं हटाई जा रही है, क्योंकि लगातार इसको लेकर मांग उठाई जा रही है कि ईवीएम में गड़बड़ी की भी खबरें आती रही हैं और ये भी कहा जाता रहा है कि ईवीएम हैक हो सकती है। तमाम खबरें आती रही हैं, लेकिन फिर भी सरकार इसको लेकर कोई कदम नहीं उठा रही है, ना ही कोर्ट में कुछ हो रहा है। लेकिन अब बिल्कुल ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन ने पूरा मूड बना लिया है, वो भी सुप्रीम कोर्ट जाएगा, चुनाव आयोग से मिलेगा, चुनाव आयोग से मिलने का समय भी मांगा गया है, इसके लिए एक कमेटी भी बनाई गई है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। और फिलहाल ये जो वीडियो है वो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और इसी पर हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद है 4 PM के संपादक संजय शर्मा सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया निधि जी। तो सर, जिस तरह से आपने देखा कि वकीलों का ये वीडियो जो है, वीडियो तो हम नहीं दिखा सकते, लेकिन हमने अपने दर्शकों को ये फोटोज जो है दिखा दिया है उसके माध्यम से कि तमाम ट्वीट्स भी वायरल हो रहे हैं कि हजारों की संख्या में वकील है और वो साफ कह रहे हैं कि हम 2024 में ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, हम प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पर उतर आएंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, लगातार निधि जी, जब से ये 3 राज्यों के खास तौर से चुनाव के रिजल्ट आए हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में तो लोग मान रहे थे कि कड़ा मुकाबला है, सत्ता बदलती रहती है तो शायद बीजेपी आ जाएगी। लेकिन मध्य प्रदेश में तो कहीं दूर दूर तक बीजेपी के आने की उम्मीद नहीं थी। 4 PM की पूरी टीम, मैं खुद गया था मध्य प्रदेश और 10, 12, 15 दिन गुजारे थे। हम गांव में गए, गांव के बाजारों में गए, होटल में गए, रेस्टोरेंट में गए, आम आदमी से बात करी, खेतों में जाके बात करी, स्टूडेंट से बात करी, नौजवान महिलाओं से बात करी। सबके अंदर बहुत गुस्सा था, एक रोष था सरकार के प्रति कि महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी है, वहाँ लगातार पेपर लीक हो गए हैं, परीक्षा हो नहीं पा रही है, नौकरियां मिल नहीं पा रही है। सामान्य सा गुस्सा था। अगर 1000 लोगों से बात की होगी तो 800 850 लोग खिलाफ थे सरकार के। तो बड़ा सहज अनुमान लगाया जा रहा था कि सरकार तो नहीं आ रही है, कांग्रेस आएगी यहाँ पर। अकेला मैं नहीं, दिल्ली के और बड़े बड़े पत्रकार गए थे और देश की बड़ी कंपनी है सी वोटर, उसने सर्वे किया था। लगभग सबका मानना था यहाँ पे कांग्रेस आराम से सरकार बना देगी। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अचानक चांद से या मंगल ग्रह से कुछ लोग आए, एलियंस आए, उन्होंने एक प्रदीप गुप्ता के कान में कहा कि नहीं नहीं, यहाँ तो 156 सीटें आएंगी। और उन्होंने चैनल भी, कौन से चैनल पे जाके ये बात कहें, क्योंकि सब तो कह रहे थे कांग्रेस आ रही है, तो उन्होंने चैनल भी वही चुना जिसमें तिहाड़ जेल से पत्रकारिता का पाठ सीख कर आए सुधीर चौधरी हैं, 2000 के नोटों में चिप ढूंढते हुए सुधीर चौधरी हैं। तो उन्होंने उस चैनल पे चलवा दिया कि 156 सीटें आएंगी और 163 सीटें आ गई। यानी जितनी सीटें आ रही उसके आसपास का एक पहला और एग्जिट पोल दिखा दिया गया और ओपिनियन पोल या आप इस तरह के सर्वे पहले दिखा दिए जाते हैं, जिससे आपको अंदाजा हो जाए, सहज लग जाए कि भाई इतनी सीटें आ रही हैं। जिससे ये अप्रत्याशित रिजल्ट आए तो जनता में विद्रोह ना हो जाए कि यहाँ तो कुछ था नहीं, रिजल्ट आया कैसे। तो ये पहले की रणनीति है। जिस राज्य में आपको उम्मीद नहीं होती है वहां पे ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, इस तरह के पोल करा दिए जाते हैं और रिजल्ट लगभग वही होता है। आप मुझे बताइए, देश के सारे बड़े पत्रकारों को, सी वोटर्स जैसी बड़ी एजेंसी को, सबको नहीं दिख रहा है, तो प्रदीप जी। गुप्ता को कहां से दिखाई दे गया? इसका मतलब कहीं कुछ ऐसा था जो शक पैदा कर रहा था। दिग्विजय सिंह ने अगले दिन चुनाव के वोट पड़ने के 2 दिन बाद ट्वीट किया और कहा कि देखिए, फेसबुक पे बीजेपी के एक नेता ने लिखा है कि 77,000 कांग्रेस को मिलेंगे, 93 वोट बीजेपी को मिलेंगे और लगभग वही वोट निकले। उसको कैसे पता था? ये तमाम चीजें निधि जी शक पैदा कर रही हैं कि ईवीएम में कहीं कुछ लोचा है, कहीं कुछ बात है, कहीं कुछ ऐसी चीज है जो लोगों को हजम नहीं हो रही है। तो जो आज वकील सड़कों पर उतरे हैं,
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, वकील तमाम चुनाव में शिकायतों को लेके सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट को निर्देश भी दिया कि इन मामलों की जांच की जाए। लेकिन ये बड़ी बात है कि लगातार इस तरह की बात उठ रही है और चुनाव आयोग तो बेचारा वो गांधी जी के 3 बंदर की तरह है, उसे कुछ दिखता नहीं, उसे कुछ सुनता नहीं, कानों में आवाज नहीं आती, मुंह से बोल नहीं सकता। तो वकीलों का प्रदर्शन जो है आज का संकेत कर रहा है कि जनता में ईवीएम को लेकर रोष बढ़ता जा रहा है और ये खतरनाक संकेत है लोकतंत्र के लिए। निधि जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। और बड़ी संख्या में जो है वो जनता मांग कर रही है कि ईवीएम को हटाया जाए। वो जनता जो जिसके द्वारा आप चुनकर आते हैं, जिसके लिए चुनकर आते हैं, लेकिन जब वही आपसे ईवीएम को लेकर मांग कर रही है, उसी की नहीं चल रही है और अब वकीलों को भी सड़कों पर उतरना पड़ा है और उनका जो गुस्सा है वो देखकर साफ जाहिर हो रहा है। जिस तरह से वो ऐलान कर रहे हैं कि वो ऐसा बिल्कुल होने नहीं देंगे, वो बड़ी संख्या में और बड़ी संख्या में वकीलों के साथ जो है सड़कों पर उतरेंगे। और जब वकील ही इस तरह के आंदोलन पर उतर आए, इस तरह के प्रदर्शन करने लगे और इंडिया गठबंधन तो जो है वो 5 महीने से समय मांग ही रहा है चुनाव आयोग से, लेकिन चुनाव आयोग है कि सुनने को तैयार ही नहीं है। तो आखिर चुनाव आयोग ना तो जनता की सुनेगा, ना इन वकीलों की सुनेगा, ना ही इंडिया गठबंधन के विपक्षी नेताओं की सुनेगा, तो फिर आखिर ये चुनाव निष्पक्ष तरीके से कैसे हो सकेंगे? निधि जी, मान लीजिए आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और मैं चुनाव आयुक्त हूं, कल्पना करिए, और आप ईवीएम में खेल कर चुकी हैं, एक कोड सेट कर चुकी हैं और मैं आपके द्वारा नियुक्त हूं। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई चुनाव आयोग की जो नियुक्ति होनी चाहिए उसमें सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, लेकिन मोदी जी एक अध्यादेश ले आए, बिल ले आए, पेश कर दिया राज्यसभा में कि भाई प्राइम मिनिस्टर होगा, उनका एक मिनिस्टर होगा। अब आप 2 का बहुमत हो गया और एक ले लीजिए अपोजिशन का। तो जब मेरी नियुक्ति आपकी कृपा पे हुई है और मैं अगर कुछ खिलाफ जाता हूं तो एक चुनाव आयोग ने टिप्पणी कर दी थी, उसके परिवार को क्या यातनाएं सहनी पड़ी थी। तो मैं तो आपसे ये कहूंगा, जो हुक्म मेरे आका। तो अगर वो ईवीएम सेट है तो मैं आपके कहने पे मैं ईवीएम क्यों छेड़खानी करूंगा? मैं तो कहूंगा नहीं भाई, ईवीएम तो चुनाव कराने हैं। मैं अपोजिशन को मौका ही नहीं दूंगा बात करने का, मिलने का मौका ही नहीं दूंगा। तो यही हाल भारत में दिख रहा है कि चुनाव आयोग इतना नपुंसक, इतना नाकारा हो गया है, शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। संवैधानिक पद पर बैठे हैं, लेकिन क्या करें, आपको देश के लोकतंत्र का ध्यान ही नहीं है, आपको लोकतंत्र की अस्मिता का ध्यान ही नहीं है। आप सिर्फ वही कर रहे हैं जो आपके मन में आ रहा है। आप एक पार्टी के लिए, सत्ताधारी पार्टी के सेवक की तरह आ गए हैं। तो जाहिर है जनता सड़क पे आती है, और जब जनता सड़क पे आती है तो इसके बहुत खतरनाक संकेत होते हैं। निधि जी, समझ नहीं आ रहा है ना सरकार को और ना चुनाव आयोग को, लेकिन जिस तरह वकील प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, बड़ी संख्या में लोगों को जुटाने की बात कर रहे हैं, ये जब जनता सड़कों पे आती है तो बड़े से बड़े तानाशाह की सत्ता हिल जाती है। जितना जल्दी ये समझ लें, जितना जल्दी इनके दिमाग में आ जाए, उतना उनके लिए बढ़िया है, क्योंकि आप कुछ भी कर सकते हैं लेकिन आप जनता का विद्रोह सहन कर नहीं सकते। और जनता रिएक्ट करने लगी है, जनता सड़क पे आने लगी है, तो ये निश्चित रूप से बहुत खतरनाक स्थिति है। निधि जी, लेकिन आप कह रहे हैं कि जनता तो सड़क पर आने लगी है, लेकिन जिस तरह से एक हवा बनाने की कोशिश की जा रही है राम मंदिर को लेकर, धर्म की अफीम अगर जनता को चटा दी गई और उसी में जनता फिर से फंस कर रह गई, तो फिर आखिर ईवीएम का ये मुद्दा किस काम आएगा? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे निधि जी कि जनता को अफीम चटा दी गई, लेकिन मेरा मत दूसरा है। 2019 में पुलवामा हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक थी, राष्ट्रवाद चरम पे था, हिंदुत्व की आंधी चल रही थी, प्रधानमंत्री पे कोई डेंट नहीं लगा था, प्रधानमंत्री की छवि बहुत नीट एंड क्लीन की थी, इतना ही उग्र हिंदुत्व का प्रचार हो रहा था, जगह जगह राज्यों के चुनाव में कब्रिस्तान, शमशान, ये सब बातें आ रही थी। उस उग्र हिंदुत्व के बाद में जब पूरा देश एक लहर में बहता हुआ नजर आ रहा था गोदी मीडिया के चैनलों पे, तब भी 37-38% वोट मिले थे। यानी 100 लोगों में से 37 लोगों ने उस उग्र हिंदुत्व को अपना आइडियल माना था। 63% लोग उसके खिलाफ खड़े थे, वो बिखरे हुए थे। लेकिन अब इंडिया गठबंधन बनने की कगार पे है, सीटों की शेयरिंग की बात हो रही है, यानी वो 63% वोट एक हो रहा है। अब आप कल्पना करिए उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस एक मंच पर आ जाती है, पिछड़ों में रिएक्शन है कि उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं, तो फिर राम मंदिर का तड़का कितना लग जाएगा। देखिए, राम मंदिर जो बनाया है, ये कितना ही कहते हैं कि हमने बनाया, सब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना। जब सरकार आई थी, एएनआई के एक इंटरव्यू में प्राइम मिनिस्टर से पूछा गया था कि भाई अब तो आपकी बहुमत है, आप हाउस में लाके, सदन में लाके राम मंदिर का निर्माण कर दीजिए। तो मोदी जी ने कहा था कि मंदिर बनाना सरकार का काम नहीं है, ये तो कोर्ट बनाएगा।
अब मुझे लेकिन पता नहीं। मोदी जी तो भगवान राम को लेकर अपना हाथ पकड़कर मंदिर के अंदर ले जा रहे हैं, ऐसी तस्वीरें तो आपने देख ही ली होंगी। निधि जी आप कल्पना करिए, कोई सोच सकता है भारत जैसे देश में मोदी जी भगवान राम से भी बड़ा कद दिखा रहे हैं अपना। मैं हूं सिर्फ मैं, वो गाना था मैं और मैं सिर्फ और मैं। मुझे लगता है कि मोदी जी के कानों में उनको हर हर मोदी, घर घर मोदी और मोदी मोदी मोदी, मुझे लगता है कि उनको नींद नहीं आती होगी। या मैं बड़ा मुतमईन हूँ इस बात से, उन्होंने अपने घर में जिस कमरे में वो सोते होंगे उसमें एक साउंड सिस्टम लगाया हुआ, सोने से पहले एक आदमी ऑन करता होगा और जब आवाज आती होगी मोदी 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 तो उनको नींद आती है। जी, तो इससे पहले अब नींद ही वो नहीं। अब वो अब वो निधि उन्होंने कद इतना बढ़ा लिया है कि वो भगवान से भी ऊपर करना चाहते हैं। और फिर उनके जो कारिंदे हैं, मैं पार्टी का अध्यक्ष नहीं कहूंगा, मैं कारिंदे कहूंगा, क्योंकि वो कारिंदों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। जेपी नड्डा जैसा शानदार कारिंदा उनको कह रहा है ये तो देवताओं के देवता हैं। राम जन्मभूमि मंदिर में जिसने जमीन घोटाले के मुख्य नाम आया था, वो जो आंखें बंद करके बैठे हुए थे चंपत राय जी, वो कह रहे हैं कि मोदी जी तो भगवान विष्णु के अवतार हैं। इसलिए अवतार है क्योंकि आपने जो राम मंदिर के नाम पे जमीन का घोटाला किया था वो फाइल आज तक दबी हुई है। तो आप मैं मेरा कहना मतलब ये कि जो मंदिर नहीं बनता तो आप आंदोलन खड़ा कर देते। मंदिर के नाम पे आपने तमाम बड़े आंदोलन खड़े किए हैं, लेकिन मंदिर बन गया तो मंदिर उतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना टीवी चैनल दिखा रहे हैं। गांव में मुद्दा है महंगाई, आवारा पशु, में बढ़ती हुई आर्थिक व्यवस्था, ये मुद्दे हैं। मंदिर मुद्दा कितना ही उग्र कर ले, क्योंकि कोई मुद्दा ही नहीं है। तो जब मुद्दा नहीं है तो फिर ये कितने उग्र कर ले, होने वाला कुछ नहीं है। जी, बिल्कुल ठीक बात है सर। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका ये सारी जानकारी हमारे साथ देने के लिए। तो आप देख रहे थे कि किस तरह से वकील जो है वो तमाम सड़कों पर उतर आए हैं और साफ चैलेंज भी कर रहे हैं कि 2024 में अगर ईवीएम बैन नहीं की गई तो वो सड़कों पर उतर आएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और साथ ही इंडिया गठबंधन ने भी तमाम ऐलान जो है वो कर दिए हैं कि चुनाव आयोग से समय मांगा गया है मिलने का। अगर चुनाव आयोग नहीं देता है तो वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। तो देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, ईवीएम को लेकर क्या कार्रवाई होती है और 2024 में क्या मोदी सरकार फंसती हुई नजर आ रही है। आगे भी इन सभी चीजों पर चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।